Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is food production. And what all we'll be studying in the chapter is cultivating crops, growing crops, stage of farming, farming tools, watering the crops, introduction of new crops, advanced storage and preservation, and varied food habits in India. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें खाना फार्म से मिलता है, एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हम अगर बात करेंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड ट्रीज। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड कॉल्ड? खाना प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप ग्रो करने को तो हम फार्मिंग बोल देते हैं। जो आपके प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस करने को हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन बोलते हैं। लेट्स सी, फार्मिंग होता है वो प्रोसेस। हाउ डू वी गेट फूड ग्रेन्स एट आवर होम? हमारे घर में फूड ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? बहुत सारे प्लांट से आते हैं, वाइल्ड एनिमल से आते हैं, आपके जो एनिमल्स होते हैं उनसे आते हैं। तो हमारे घर में फूड ग्रेन्स कौन लेके आता है? यू कैन से फ्रॉम एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। डू यू एवर वंडर द हाउ द फूड रीचेस योर प्लेट एंड द फूड वी अंडरगोज अ लॉन्ग जर्नी बिफोर इट रीचेस आवर प्लेट? क्या हमने कभी सोचा है खाना हमारी प्लेट तक कैसे आता है? और जो खाना हमारी प्लेट तक आता है वो बहुत सारे प्रोसेस को अंडरगो करके आता है। Farmers grow many types of crops such as wheat, barley, tea, oilseeds, pulses, etc. in different parts, and the practice of growing crops of even of vegetable and fruit is called cultivation, and the growing of crop keeping cattle, hens and ducks, other animal is called farming. तो अगर हम यहाँ पे देखें फूड प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को फार्मिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कल्टीवेशन बोलेंगे। हमने क्या बोला? जो आपके फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारी क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस, बार्ले, टी, पल्स, सब ग्रो करते हैं। कहाँ पे? अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पे टी, यहाँ पे राइस, यहाँ पे व्हीट। और ये जो प्रैक्टिस होती है क्रॉप्स को ग्रो करने की, चाहे वेजिटेबल और फ्रूट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन। और क्रॉप्स को ग्रो करना, केटल्स को रखना, हैंड डक्स को रखना, इसे हम क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। Early people were hunter-gatherers who lived by eating wild animals and hunting wild animals. Later, they noticed that if seeds of plant fell on the ground, new plants of same kind began to grow there a little later. पहले लोग क्या करते थे? हंट कर एनिमल्स को मार देते थे, उन्हें गैदर कर लेते थे। और who lived by eating wild animals, और वो उन्हें मार के खा लेते थे। एंड हंटिंग, उन्हें मार के खा लिया। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ, बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर प्लांट की जो बीज होते हैं वो जमीन पे गिर जाएंगे, दूसरी जगह पे गिर जाएंगे ग्राउंड पे, तो उस बीज से नया पौधा उग जाएगा सेम वेराइटी का, लेकिन थोड़े समय में। They realized that they could gather such seeds and plant them near the area where they lived, and this was the beginning of farming. इसी से उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने आसपास इन सीड्स को गैदर यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं, और उन्हें ग्रो कर लेंगे तो उससे क्या होगा? बहुत सारा उन्हें सीड्स मिल जाएंगी। एंड दे कैन प्लांट देम नियर द एरिया, जहाँ आसपास वो रहते हैं वहां वो ये सब कर सकते हैं। और ये वो शुरुआत थी किसकी? फार्मिंग की ये शुरुआत थी। They began by farming wheat, barley, peas and lentils, and their tools were made up of stone. Once their basic needs were met, they could relax and think of growing more food and making better tools with the metal. Over the years, humans have invented new machines and methods to increase the quantity and variety of crops. शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती करी थी? व्हीट की, बार्ले, पी और दालों की। टूल्स जिनसे की मदद से वो खेती करते थे वो वुड, स्टोन से, पत्थर से बने होते थे। और जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती थी तो वो रिलैक्स करते थे और ये सोचते थे कि अब हम और तरीके की, they were thinking of growing more food and making better tools with the metal. जब उनकी एक बेसिक नीड कंप्लीट हो गई थी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम और खाना ग्रो कर सकते हैं और अपने टूल्स को बेटर कर सकते हैं, स्टोन से ना बना के मेटल से बना सकते हैं। और ओवर द ईयर, सालों से हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस ने नई मशीन इन्वेंट कर दी है, नए मेथड्स निकाल दिए हैं। किस लिए? वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बढ़ा दिया। कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में ग्रो करती हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, काइंड ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग, amount of water they need, and they grow at different times of the year according to the season in which they grow well. डिफरेंट क्रॉप्स जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ग्रो करी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारी खेती होती है, नहीं।
क्लाइमेट के हिसाब से किस तरीके की खाद है यानी कि सॉइल है, कितना पानी होने चाहिए, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन में ग्रो करती है। दे ग्रो एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे साल की ग्रो करती है अकॉर्डिंग टू द सीजन, जिसमें उन्हें लगता है कि इस सीजन में सबसे ज्यादा अच्छी ये चीज ग्रो कर सकती है। इन इंडिया व्हीट, मस्टर्ड एंड अदर ग्रेन्स कब ग्रो करी जाती हैं? विंटर में ग्रो करी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ठंडा, दे नीड अ कूल एनवायरनमेंट टू ग्रो, उन्हें ठंडा कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। राइस, मेज, मिलेट्स और ज्वार, बाजरा, जूट, कॉटन, ये सब कब ग्रो करती है? समर में ग्रो। The same grains may be used to make different dishes in different parts of our country or the world. We use wheat to make bread, chapati, porridge, dalia, pudding, maida for cakes and biscuits. सेम ही तरीके का जो सीड है उससे आप अलग अलग डिशेस बना सकते हो देश के अलग अलग कोने में। हम व्हीट का इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, चपाती के लिए, पॉरेज के लिए, दलिया, पुडिंग, मैदा, सब बन जाता है। आप देख सकते हो ब्रेड है, चपाती है, पॉरेज है, केक है, दे ऑल आर मेड विद द हेल्प ऑफ व्हीट। दिस इज दलिया, दिस इज चपाती, दिस ब्रेड, सब क्या है ये? व्हीट प्रोडक्ट्स है, व्हीट से बनने वाले। Growing crops. Have you ever thought of how food from field come into your plate? It is an amazing journey. Let us see how rice is grown and how does it travel from field to your plate. वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि क्या हमने कभी सोचा है खाना हमारी प्लेट तक कैसे आता है? बहुत अमेजिंग जर्नी होती है ये। अब हम देखते हैं कि राइस कैसे ग्रो किया जाता है और वो हमारी प्लेट तक कैसे आता है। स्टेजेस ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं? सबसे पहला है फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड टू प्रिपेयर देयर फील्ड्स बिफोर सोइंग द सीड्स एवरी ईयर। फार्मर्स जो होते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वो अपनी फील्ड को, जिस जमीन पर उन्हें खेती करनी है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें बीज बोने से पहले हर साल। Soil has to be loosened to fill in air and make it ready for planting, and this is done with the help of flow. जो सॉइल होता है उसे एकदम लूज करना पड़ता है ताकि उसके अंदर हवा भर जाए और वो प्लांट करने के लिए रेडी हो सके। और ये किसकी मदद से करते हैं? फ्लो की मदद से करते हैं। फ्लो इज अ कटिंग ब्लेड फिक्स्ड इन द वुडन फ्रेम, ड्रॉन और पुल्ड बाय द फार्मर हिमसेल्फ और बाय द ऑक्सन और ट्रैक्टर्स। इट मेक्स फरोज इन द सॉइल एंड टर्न्स इट अराउंड। आप देख सकते हो पिक्चर में फ्लो क्या है? कटिंग ब्लेड। नीचे देख सकते हो आप एक ब्लेड है यहाँ पे, जिस ब्लेड को हमने क्या किया है? फिक्स किया है एक वुड के फ्रेम में। ये क्या है? हमारा वुडन फ्रेम है, हमने ब्लेड को वुडन फ्रेम में फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद हम इसे इसे खींचा जाता है, पुल किया जाता है, या तो फार्मर्स खुद कर लेते हैं या आप देख सकते हो ऑक्सन है यानी कि बुलीज हो गए आपके, बुल्स हो गए या फिर ट्रैक्टर हो गए, इनकी मदद से हम इस ब्लेड को पुल करते हैं और इस सॉइल को फरो मीन्स उसके अंदर छेद कर देते हैं और फिर अच्छे से एकदम टर्न करके तैयार कर देते हैं कि उसमें प्लांटिंग, उसमें सीड अब डाल के उसे ग्रो कर सके। नेक्स्ट फार्मर क्या बनाता है? फार्मर मेक्स रिजेस एंड फरोज इन द सॉइल अलोंग द स्लोप इन द कर्व्ड लाइंस। आप देख सकते हो ऐसे कर्व्ड लाइंस के अंदर उस पर रिजेस बना दिए जाते हैं सो दैट पानी और विंड जो है वो इस डू नॉट कैरी अवे द सॉफ्ट लूज सॉइल दैट हैज जस्ट बीन फ्लोड। क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि जो पानी और हवा है वो इस जो हमने फील्ड को प्लो किया है यानी कि खोला है ताकि उसमें हवा भर सके, वो उड़ा हवा इसको उड़ा के ना ले जाए, पानी इसे उड़ा के ना ले जाए जिसको हमने अभी अभी प्लो किया है। नेक्स्ट इज ग्राउंड इज लेवल्ड बिफोर सोइंग ऑफ द सीड्स। एक लेवल में हम अपने खेत को लेके आते हैं ताकि उसमें सीड बो सकें। He then seeds are planted either by drilling holes at regular intervals with the finger or through a hollow bamboo shaft. Now there are even special machines to spread or sow the seeds, and this is called drilling and dibbling. आप देख सकते हो हमने पहले फील्ड को प्लो किया, फिर हमने उसको लेवल किया है, लेवल करने के बाद हम सो करेंगे। सो मीन्स अब हम उसमें से बीज खिलार देंगे। सीड्स को प्लांट किया जाता है ड्रिलिंग होल्स में, रेगुलर इंटरवल में हम उन्हें प्लांट कर रहे हैं या तो आप हाथ की मदद से। आप देख सकते हो ही इज डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ हैंड। ये रहे उसके बीज, आप देख सकते हो ये सीड्स है वो हाथ की मदद से इन्हें सो कर रहा है। या फिर आप बैम्बू शाफ्ट एक इक्विपमेंट होता है उसकी मदद से भी कर सकते हो। और आज के टाइम पे तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जिससे आप बीज स्प्रेड कर सकते हो या उन्हें बो सकते हो। इस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं या फिर डिबलिंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसीजर फ्लोइंग, लेवलिंग एंड सोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट इज व्हेन द सीड्स बर्स्ट आउट ऑफ देयर सीड कोट्स वी से दे हैव जर्मिनेटेड, न्यू प्लांट देन बिगिन ग्रोइंग। क्या होता है जब सीड ऐसे फट जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है अपने सीड कोट से, तो क्या हो जाता है? हम कह देते हैं कि ये अंकुरित हो गई है, जर्मिनेट हो गई है, अब नया पौधा इसके अंदर से निकलेगा। वंस द सीड्स आर ग्रोन, सीडलिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द नर्सरी प्लॉट एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू द अदर फ्लडेड फील्ड। क्या होता है? जब बेसिक तरीके से सीड जो होती है वो ग्रो कर चुकी होती है तो सीडलिंग यानी कि उस बच्चे को हम निकालते हैं उसमें से, नर्सरी प्लॉट से निकाल के उसे अलग जगह पे हम उसे प्लांट कर देते हैं। किसमें?
फ्लडेड फील्ड्स यानी कि पानी से भरे हुए फील्ड में हम उन्हें बो देते हैं। आप देख सकते हो ये फ्लडेड पानी से भरा हुआ है ये। वीट स्टोक द ग्रोथ ऑफ यंग प्लांट्स, फार्मर्स हैव टू वीड देम आउट एट रेगुलर इंटरवल। वीट क्या होते हैं, जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो प्लांट की यंग प्लांट्स की ग्रोथ को खराब कर देती है, तो इसलिए प्लांट फार्मर्स को टाइम टू टाइम वो जो गंदी चीजें हैं उसे बाहर निकालना पड़ता है। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर अप्लाइड। क्रॉप्स को, खेती को हमारे बर्ड और इंसेक्ट से बचा के रखना पड़ता है ताकि वो उसे खा ना ले, इसलिए हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। Fields have to be irrigated, which is the artificial supply of water to the fields. Only the right amount of water is given to the crops. हमें fields को अच्छे से पानी देना पड़ता है, आर्टिफिशियल सप्लाई से पानी देना पड़ता है। नेचुरली तो रेन आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो हमें बाहर से पानी देना पड़ता है, और सही मात्रा में पानी देना पड़ता है क्रॉप्स को, जितना चाहिए उतना ही, ना ज्यादा ना कम। वंस द क्रॉप इज एट ऑलमोस्ट राइप, फील्ड्स आर ड्रेन्ड ऑफ ऑल द वाटर एंड लेफ्ट टू ड्राई। जब ऑलमोस्ट हमें लगता है कि हमारी जो क्रॉप है वो पक गई है, राइप हो चुकी है, तो फील्ड्स को ड्रेन कर देते हैं, जितना पानी होता है वो उसमें से हटा देते हैं ताकि हमारी जो लेफ्ट आउट जितना वाटर है वो निकल जाए, और हम अपनी खेत को छोड़ देते हैं ताकि वो सूख सके। Once the crop is ready, it is harvested manually or by machines. Harvesting is the cutting down of crops or removal of fruits that are ripe. जब एक बार क्रॉप एकदम तैयार हो चुकी है हमारी, तब क्या होता है, उन्हें हार्वेस्ट मीन्स काटा जाता है। या तो हाथ से काट लेते हैं, या फिर आप देख सकते हो मशीन की मदद से उन्हें काटा जा रहा है। हार्वेस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और रिमूवल ऑफ द फ्रूट्स दैट आर राइप। जो क्रॉप या फ्रूट अच्छे से पक चुका है उसे हटा लेंगे खेत से, उसे सेल करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। देन द फार्मर थ्रेशेस द क्रॉप टू सेपरेट द राइस ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। अब क्या होता है, हमने यहाँ से पूरे पूरे से जो आपके धागे थे वो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, हम उसमें थ्रेश करेंगे, छन्नी से छान लेते हैं ताकि उसमें से स्टॉक, डंडी में से चावल का दाना निकल सके। आप ये देख सकते हो थ्रेशिंग हो रही है, ये हमने आप पूरा पूरा यहाँ से जो खेत का एक डंडी निकाली थी वो मशीन में डाल ली, और यहाँ से क्या हो रहा है, राइस के पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे। Followed by winnowing, seeds are separated from the husk by dropping off a level above the farmer's head। आप देख सकते हो ये होती है विनोइंग। एक और बार छान लेते हैं, क्यों, जितना भी हस्क यानी कि जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं या पत्ते होते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। फार्मर्स अपने हेड से, आप देख सकते हो, ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम अ लेवल अबव द फार्मर्स हेड, ये अपने हेड से, अपने सिर से एक लेवल ऊपर जाके उसे ऐसे छानते हैं ताकि वो नीचे गिर जाए। तो दिस इज द प्रोसेस। हार्वेस्टिंग होती है, फिर आपकी थ्रेशिंग होती है, and then it's your winnowing, harvesting, threshing and winnowing. Then the rice is sent to a factory where it is milled and then polished, which removes the outer skin. Now it is ready to send to the market। अब हम राइस को फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पे उसे अच्छे से माइल किया जाता है, साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जिससे कि उसकी आउटर स्किन रिमूव हो जाए, और अब उसे मार्केट में सेल। योर मदर बाइज इट फ्रॉम द शॉप, और आपके लिए क्या करती हैं, कुक्स डिलिशियस पुलाव फॉर अस। फार्मिंग टूल्स कौन से होते हैं, बिसाइड्स प्लो, ऑर्बिट, अभी तुमने प्लो के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा और भी टूल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पेड, जो किस लिए होता है, टर्न ओवर द सॉइल एंड टू डिग होल्स। होल्स डिग करने के लिए और सॉइल को टर्न, घुमाने के लिए हम स्पेड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रावल यूज होता है ट्रांसप्लांट एंड प्लेस द सीडलिंग, सीडलिंग को वापस उसमें रखने के लिए, जमाने के लिए, आपके जो खेत होता है उसमें दोबारा से बोने के लिए हम ट्रॉवल का यूज करते हैं। फार्मर्स एक हैवी स्टील का रैक यूज करते हैं, इसके लिए अपने स्मूथन करने के लिए, सॉइल को एकदम स्मूथ हो जाए उसके लिए हम वो स्टील का रेक इस्तेमाल करते हैं। एंड एट टाइम्स दे अटैच अ हेवी प्लैंक बिहाइंड द ट्रैक्टर टू लेवल द सॉइल। कभी कभी वो अपने ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा प्लैंक भी लगा लेते हैं ताकि वो सॉइल को एक लेवल में ला सकें। और हो का इस्तेमाल होता है ताकि हम उससे वीड, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जितने भी गंदे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हटाने के। These are some of the farming tools. A point to remember is farmers use manures like cow dung, leaf manure or compost, or and chemical fertilizers such as urea to make the soil rich in mineral। जो फार्मर्स होते हैं वो मेन्योर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे काव का डंग, लीफ का मेन्योर या कंपोस्ट, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं सॉइल को रिच करने के लिए, किसमें, मिनरल्स में रिच करने के लिए। इट इज बेटर टू यूज मेन्योर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें मेन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेन्योर हेल्प्स टू बिल्ड एंड सस्टेन द सॉइल फर्टिलिटी। मेन्योर जो होता है वो हमारे हेल्प करता है ताकि सॉइल का जो लेवल है, मेन्योर हेल्प्स टू बिल्ड, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और वो आपकी मेंटेन रहे, इसलिए मेन्योर का यूज किया जाता है। एंड द यूज ऑफ मेन्योर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज इट डज नॉट कॉज केमिकल पोल्यूशन ऑफ वाटर।
मैन्योर जो होता है क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, नेचुरल होता है, तो उससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता, वेयरएज़ केमिकल फर्टिलाइज़र से पोल्यूशन फैल जाता है और प्लांट की जो सीड की जो आपकी सॉइल की जो ग्रोथ होती है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। सो केमिकल फर्टिलाइज़र्स शुड नॉट बी यूज्ड अनलिमिटेड, मैन्योर शुड बी यूज्ड एट दैट टाइम। Once the crops are ready, farmers use sickles to harvest the crop, and it is a semicircular knife that is used to cut the ripe. जब क्रॉप तैयार हो जाती है, फार्मर सिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जो वो यूज करते हैं कि ताकि वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लें, यानी काट लें। सेमी सर्कुलर सा नाइफ होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है राइस क्रॉप को काटने के लिए। While in the olden days bulls were used to plow the land, now farmers use tractors for it. पुराने जमाने में बुल्स का इस्तेमाल किया जाता था, अभी हमने पिक्चर में देखा था बुल्स खींच रहे थे उस ब्लेड को, पर अब फार्मर्स ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड अ कंबाइन हार्वेस्टर इज वेरी लार्ज मशीन that performs many functions. It harvests the crop, separates the grain, ties the stalk into bundles, and a combined harvester can harvest hundreds of acres in 6 to 7 hours. आज के टाइम पे एक बड़ी सी मशीन आ गई जिसका नाम क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन मीन्स उसमें बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं, जैसे कि वो क्रॉप को काट भी लेता है, यानी कि हार्वेस्ट कर देता है, आप देख सकते हो। ग्रेन को सेपरेट भी कर लेता है, स्टॉक्स को जो आपकी डंडियां उन्हें एक साथ बंडल में बांध लेता है। और कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है वो 100 एकड़ की जमीन खेत को भी एक साथ हार्वेस्ट कर लेता है 6 से 7 घंटे के अंदर। दिस इज अ मशीन मेड बाय ह्यूमन इन टुडेज वर्ल्ड। नेक्स्ट इज वाटरिंग द क्रॉप्स। प्रोवाइडिंग द वाटर फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इन राइट क्वांटिटी बहुत जरूरी है, पानी सही मात्रा में जाए क्रॉप के पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know that all the living things need water to survive, and there are many methods of irrigating fields. It depends upon the availability of water and the type of crop. जैसे हमें पता है कि हर एक लिविंग बीइंग को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वैसे ही क्रॉप को भी चाहिए। बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी मदद से हम फील्ड में पानी दे सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम जिस जगह पे खेती कर रहे हैं वहां पर पानी कितना अवेलेबल है और किस तरीके की क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं। Water is usually supplied to the fields with the help of tube well, electric pump, water wheels और canals. वाटर जनरली फील्ड्स में हम कैसे देते हैं, ट्यूबवेल की मदद से, इलेक्ट्रिक पंप की मदद से, वाटर व्हील या कैनाल की मदद से। कुछ लोग सम पीपल स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ये है ट्यूबवेल, आप देख सकते हो जो पुराने जमाने में यूज की जाती थी। जैसे स्प्रिंकल, पानी क्या हो रहा है, इससे फैल रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है। कुछ लोग स्प्रिंकलर यूज करते हैं। वाटर इन स्प्रिंकलर्स फ्लोज थ्रू पाइप्स एंड स्प्रेज द क्रॉप इन फॉर्म ऑफ रेन टू कवर अ लार्ज एरिया। आप देख सकते हो इसकी मदद से चारों दिशा में पानी फैल जाता है, बारिश की तरह लगता है, बड़ा सा एरिया कवर हो जाता है स्प्रिंकलर से। ड्रिप इरिगेशन इज बिकमिंग पॉपुलर इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज scanty and water is in short supply, such as Rajasthan and Gujarat. Water comes out through holes in pipes laid in network and gives water only to the root individual plant, and these pipes may be covered by soil. ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जो बहुत अच्छे से आज के टाइम पे यूज होता है। ड्रिप इरिगेशन वहां करा जाता है बेटा जहाँ पे बारिश की बहुत कमी होती है, कैंटी मीन्स कमी, रेनफॉल की कमी होती है और पानी उस जगह पे थोड़ा कम होता है, पानी की क्वांटिटी कम होती है, अवेलेबिलिटी कम है, जैसे कि सप्लाई कम है। जैसे राजस्थान और गुजरात जिस जगह पानी का सप्लाई कम होता है। व्हाट इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, पानी जो होता है वो होल से, आप देख सकते हो ये पाइप लगे हुए हैं अंदर, दीज आर दी पाइप्स। ये पाइप है, पानी इन होल्स की मदद से आता है इन द पाइप्स, जो कि हमने नेटवर्क की तरह इनमें फैला दिए हैं। और ये जो पानी होता है सिर्फ रूट्स में भेजती है हर एक प्लांट की, ना इधर वेस्ट होता है ना उधर वेस्ट, इधर प्लांट की जड़ के अंदर पानी जाता है पाइप की मदद से। और ये पाइप जो होते हैं ये दे मे बी कवर्ड बाय सॉइल, सॉइल इन्हें छुपा लेता है अपने अंदर। So you can see in the picture, this is tube well, sprinklers and drip irrigation. Next is introduction of new crops. Many food items that were not available in our country are now readily available in the local market, like kiwi, dragon fruit and seedless grapes. This has been made possible with the advancement of science and developed means of transport. ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स हैं बेटा जो पहले हमारी कंट्री में नहीं ग्रो हो पाती थी, जैसे कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, बट अब नाउ दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सीडलेस ग्रेप्स। क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारा साइंस में एडवांसमेंट आ गया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया है, तो हम ऐसी चीजों को भी अपने पास ग्रो कर पा रहे हैं, कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट। नेक्स्ट इज एडवांस स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन जो होती है, सॉरी, perishable items are now available round the year due to advancement in storage and preservation facilities. They are kept in cold storage and they stay fresh and can be obtained in off season too. हो क्या गया है अब,
ऐसी सपोज कोई चीज आपको सिर्फ विंटर में मिलती थी पहले, गर्मियों में वो ग्रो नहीं करती है। तो पुराने जमाने में ये होता था कि सर्दी आएगी तो वो हमें मिलेगी, गर्मियों में नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टोर करने के जो तरीके थे वो नहीं थे, स्टोर करने की जगह नहीं थी। अब क्या हुआ है, ऐसी आइटम्स, पेरिशेबल आइटम्स जो होती है वो अब हमें पूरे साल मिल जाती है, क्योंकि हमारे स्टोर करने के तरीके में, प्रिजर्व करने के तरीके की जो फैसिलिटीज है वो बढ़ गई है, एडवांस हो गई है। अब हम उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। आप देख सकते हो ठंडा एकदम इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे कोल्ड रख लेते हैं ताकि वो वहां पे फ्रेश रहे बहुत लंबे समय तक, और जब सीजन नहीं होगा तब भी हम उन्हें कंज्यूम कर पाएंगे, खा पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमने स्टोर अच्छे से कर। वेरीड फूड हैबिट्स इन इंडिया। इंडिया में लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जैसे कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद वैरायटी ऑफ कस्टम, ट्रेडिशन, क्यूजीन एंड ईटिंग हैबिट। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है बेटा, जिसमें अलग अलग कस्टम है, लोगों के रीति रिवाज, ट्रेडिशन, खाना, ईटिंग हैबिट सब अलग अलग है। एंड देयर इज अ वास्ट नंबर ऑफ डेलिकेसीज ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी ऐसी स्पेशल डिशेज हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाई जाती हैं, हमारे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में खाई जाती हैं। एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट सम स्पेशल फूड आइटम जो हमारे डिफरेंट कंट्री के स्टेट्स में खाई जाती है। जैसे कि आप देखो, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, छोले भटूरे, अमृतसरी फिश खाई जाती है। गुजरात में ढोकला, थेपला, खांडवी, ढंसक गुजराती खादी, ये गुजरात में खाया जाता है। महाराष्ट्र में वड़ा पाव, पाव भाजी, श्रीखंड, थाली पेट, पूरनपोली और मोदक खाए जाते हैं। तमिलनाडु में इडली, डोसा, रसम, अप्पम, चेटीनाड चिकन। बिहार में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, खजा और तिलकुट। राजस्थान में क्या है, दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौड़ी, मलाई घेवर, गट्टे की सब्जी और कलाकंद। वेस्ट बंगाल में दोई माछ, संदेश, डाब चिंगरी, रसगुल्ला और मिष्टी दोई। ये इन स्टेट की स्पेशल डेलिकेसीज है, स्पेशल फूड आइटम्स है। सिक्किम में हम आपका फसगापा, मोमोज, थुपका, गुंदरुक और सेल रोटी। आंध्र प्रदेश में बिरयानी, मिर्ची का सालन, कोरी कोरा और घोंगूरा पिकल। एंड जम्मू एंड कश्मीर में रोगन जोश, दम आलू यखनी, गुश्तबा, तबक मांस और कलादी चीज। These are the special delicacies of the different states of our country. Some points to remember. Practice of growing crops, even of vegetable and fruit को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन। क्रॉप ग्रो करने के तरीके को कल्टीवेशन कहते हैं। क्रॉप ग्रो करना, कैटल को अपने पास रखना, हैंड डक को रखना, इसे हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड। लैंड कल्टीवेट करना साइंस है या तरीका होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। पुराने जमाने के जो लोग थे, देवर हंटर गैदरर्स हु लिव्ड बाय ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। जो क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को ही खाते थे, वाइल्ड एनिमल्स को ही मारते थे पुराने जमाने के लोग। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर, जितना उन्हें चाहिए होता है। स्टेजेस ऑफ फार्मिंग आर प्लोइंग, लेवलिंग, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। फार्मिंग के कुछ स्टेजेस हैं, पहले प्लो होता है, फिर लेवल किया जाएगा, फिर सो, फिर इरिगेट, हार्वेस्ट, थ्रेश और फिर विनोइंग। पेड, ट्रोल, स्टील रेक, होसिकल्स और ये सब क्या है, फार्मिंग टूल्स है ये सारे। ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर, कैनाल, ड्रिप इरिगेशन क्या है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन जिनकी मदद से हम क्रॉप को पानी प्रोवाइड करते हैं। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. Growing of vegetable, grains and even fruit is called farming, hunting या cultivation. अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आप देख सकते हो। ग्रेन्स, फ्रूट और इनके इनके ग्रो करने की प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ी है ये चीज। हो इज यूज टू रिमूव वीड, सीड्स या इंसेक्ट्स। हो किस लिए यूज होता है, क्या हटाने के लिए, बीड्स को हटाने के लिए। कटिंग डाउन ऑफ राइप क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन, हार्वेस्ट या विनोइंग। काटने का, जब क्रॉप ग्रो कर चुके उसे काटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। वेयर देयर इज लेस रेनफॉल, फार्मर्स यूज विच इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल या ड्रिप इरिगेशन। जहाँ पे पानी की कमी होती है, बारिश की कमी होती है, वहां क्या इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन का मेथड। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड इज थ्रेशिंग, इरिगेशन या कल्टीवेशन। पानी देना पौधों को आर्टिफिशियली, वो क्या है, इरिगेशन कहलाया जाता है। कटिंग ऑफ राइप क्रॉप इज कॉल्ड, जब क्रॉप ग्रो कर चुकी है, पक चुकी है, उसे काटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। मैन्योर्स मेक द डैश रिच इन डैश। मैन्योर जो होती है वो हमारी फील्ड को कैसा बना देती है, मेक द सॉइल, किसको रिच बनाती है, सॉइल को रिच बनाती है। किसमें रिच बना देती है, न्यूट्रिएंट्स में रिच बनाती है, मिनरल्स में रिच बना देती है।
A dash is a very large machine that performs many functions. बड़ी सी मशीन जो बहुत सारे फंक्शन करती है वो क्या है? कंबाइंड हार्वेस्टर है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ. क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैश डैश एंड डैश. क्रॉप को हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है? इंसेक्ट से करना पड़ता है, बर्ड से करना पड़ता है और पेस्ट से करना पड़ता है. तो फ्रॉम पेस्ट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. द डैश इज यूज्ड टू टर्न ओवर द सॉइल. क्या यूज किया जाता है सॉइल को टर्न करने के लिए? स्पेड. नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. हमें एक समर की क्रॉप बतानी है, एक फर्टिलाइजर की, एक मेन्योर, एक विंटर क्रॉप. अगर हम बात करें आपके मेन्योर की, सबसे बड़ा मेन्योर एग्जांपल क्या है? काउ डंग. हमें एक ऐसी क्रॉप बतानी है जो विंटर में ग्रो करी जाती है, एक समर में ग्रो करी जाती है और एक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल हमें देना है, जैसे कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स बता सकते हो. समर में क्या ग्रो किया जा सकता है? राइस का एग्जाम्पल ले सकते हो आप. और विंटर में व्हीट, बाजरा, कुछ भी ले सकते हो. वी जस्ट हैव टू नेम द फॉलोइंग. हमें वन देनी है इसलिए हमने वन दी है. नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट यू पीपल विल बी डूइंग इन योर homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.